नमस्कार दोस्तों। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ देख रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में देखा था। आज जो है हम लोग वर्ल्ड के जो मेजर ट्राइब्स हैं उसको देखेंगे और थोड़ी सी इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखेंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वर्ल्ड के जो मेजर ट्राइब्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जैसे हमने इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन के ट्राइब्स पढ़ा था कि गोंड ट्राइब सबसे बड़ा ट्राइब है, और इसके बाद थारू ट्राइब दिवाली को एज सारो मनाते हैं। ऐसे ऐसे कुछ स्पेशल फीचर जो हैं वर्ल्ड के ट्राइब्स के बारे में। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि कहीं पे अगर कोई ट्राइब्स है किसी कंट्री में तो पूछता है कि ये जो है ट्राइब ये किस जगह है। तो ज़्यादातर ट्राइब के लोकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द गिवन 4 ऑप्शन मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। दोस्तों नोमैडिक हर्डिंग मैंने बताया था आपको कि नोमैडिक हर्डिंग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनके पास ढेर सारे हर्ड होते हैं, यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं और वो पास्चर लैंड की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं। तो दोस्तों जो नोमैडिक हर्डिंग होती है वो मेनली ड्राई एरिया में होती है, क्योंकि जो ड्राई एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि घास होती है। बाकी अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें हॉट ह्यूमिड रीजन, तो ये ट्रॉपिकल वाला रीजन हो जाएगा, यहाँ पे घास नहीं पेड़ उगेंगे। कोल्ड ह्यूमिड रीजन में क्या होता है वहाँ भी घास बड़ी बड़ी घासें होंगी, उस ज़्यादा की जो घासें होती हैं वो नोमैडिकली यूज नहीं होती हैं। रेनी एरिया में तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ड्राई एरिया में ही होगा। दोस्तों ड्राई एरिया का मतलब यही होता है कि कुछ समय के लिए घास होगा बाकी के समय नहीं। तो जब कुछ समय के लिए घास होगा तो नोमैडिक हर्डर जो है अपने पशुओं को लेकर उनके उन घास में आएंगे और उनको मतलब कि ग्रेजिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, घास चरने के लिए। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसह्यूमन का मतलब क्या है दोस्तों? जो हम जैसे जब हिली एरिया में देखते हैं तो हिली एरिया में क्या होता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो वैली में ठंडी हो जाता है और तब लोग जो है वो हिली एरिया ऊपर की ओर जाते हैं। और जब ठंडी आता है, जब ऊपर हिली एरिया में बर्फ़ जम जाता है तो नीचे क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है तो लोग नीचे आते हैं। तो ट्रांस ह्यूमन क्या होता है, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल होता है एंड देयर हर्ट्स फ्रॉम वैली टू द माउंटेन एंड वाइस वर्सा। दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया में कुछ ट्राइब हैं जैसे भोटिया, बकरवाल, गद्दी ट्राइब, ये सब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये ट्राइब क्या करते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है कि पास्चर लैंड की तलाश में ये ट्राइब क्या होते हैं पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे घास उगते हैं जब तक गर्मी का मौसम होता है, सनलाइट होता है। और जब ठंड आता है तो वहाँ पे बर्फ़ जमने लगती तो ये नीचे आ जाते हैं। तो ये जो सीजनल मूवमेंट होता है गर्मी और ठंडी के अनुसार, इसी को ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं। दोस्तों अर्थ के सरफेस पे पहला बर्ड कब माना जाता है कि अर्थ के सरफेस पे पहला बर्ड जो है वो लगभग 150 मिलियन ईयर अगो पैदा हुआ। तो फर्स्ट बर्ड आर्कियोपेट्रक्स इसको कहते हैं। आर्कियोपेट्रक्स इज बिलीव टू बी ऑपरेटेड ऑन द अर्थ सरफेस 150 मिलियन ईयर एगो। दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। तो किस कॉन्टिनेंट को क्रेडल ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानव सभ्यता का विकास यहीं से ही हुआ है, इसी कॉन्टिनेंट से। उसकी बात है कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा रेशियल ग्रुप सबसे ज़्यादा है, तो विच रेशियल ग्रुप है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर। तो दोस्तों जो कॉकस माउंटेन है यूरोप और यूरेशिया के क्षेत्र में, तो कॉकेसॉइड जो रेशियल ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। उसके बाद जो जिप्सीज ट्राइब होते हैं उनका ओरिजिनल होम क्या है? तो दोस्तों जिप्सी ट्राइब का ओरिजिनल होम इंडिया ही है। इंडिया के डोम कास्ट से उनकी उत्पत्ति हुई है। आपको पता होगा डोम वो लोग होते हैं जो मुर्दों को जलाते हैं। उसके बाद आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट होता है वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट ट्राइब कहाँ पे पाए जाते हैं और उनका यूनिक फीचर। तो जैसे अगर हम पिग्मी ट्राइब की बात करें तो दोस्तों पिग्मी ट्राइब जो है वो कॉन्गो रिवर के बेसिन में पाए जाते हैं। हमने देखा था कि
जो इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो कांगो रिवर बेसिन में है, क्योंकि इक्वेटर पे लाई करता है कांगो रिवर बेसिन। आपने ये भी पढ़ा होगा कांगो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है। तो पिग्मी ट्राइब जो होते हैं वो कांगो रिवर बेसिन में इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। और उनकी स्पेशल फीचर क्या होती है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए अपना जो हट है, अपनी जो झोपड़ी है, वो पेड़ के ब्रांचेस पे बनाते हैं, यानी पेड़ों पे घर बनाते हैं। तो दे मेक हट्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। और ऐसे हट्स को क्या कहा जाता है, मोंगलूज कहा जाता है, मोंगलूज। ठीक है, ये मेनली क्या होते हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स होते हैं, यानी जीव जंतुओं को मारते हैं और उनके भोजन कलेक्ट करते हैं, ना कि ये क्रॉप करते हैं। तो ये दे आर नॉट अ पेस्टोरल नोमैड्स। पेस्टोरल नोमैड्स मतलब वो होते हैं दोस्तों जो जीव जंतुओं का पालन पोषण करते हैं। तो ये ऐसे नहीं होते ये, ठीक है। उसके बाद है पेस्टोरल नोमैड, जैसे अभी आगे आएगा मसाई ट्राइब, कजक ट्राइब एंड लप्पाज जो होती हैं पेस्टोरल ट्राइब्स होते हैं, पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं। दोस्तों की स्टोन स्पीसीज, अच्छा ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, पर देख लेते हैं दोस्तों। कोई भी इकोसिस्टम होता है तो उसमें कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो पूरे इकोसिस्टम का बेसिस होते हैं, मतलब कि वो स्पीसीज जो हैं वो दूसरे स्पीसीज तक की सर्वाइवल को डिसाइड करते हैं। तो की स्टोन स्पीसीज को पायोनियर या बेसिक स्पीसीज कहते हैं, बिकॉज दे डिसाइड द एबिलिटी ऑफ अदर स्पीसीज टू परसिस्ट इन द कम्युनिटी। तो इसलिए की स्टोन स्पीसीज क्या होते हैं, किसी भी, जैसे हम कहते हैं ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हर टाइप की इंडस्ट्री का बेसिस है। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइप की इंडस्ट्री की मशीनरी कौन बनाएगा, आयरन एंड स्टील बनाएगा। उसी तरीके से किसी इकोसिस्टम में जो कीस्टोन स्पीसीज होते हैं वे स्पीसीज होते हैं जो हर टाइप के स्पीसीज के सर्वाइवल को डिसाइड करते हैं। उसके बाद आ गया हमारा ट्राइब आ गया और लोकेशन आ गया। तो दोस्तों जो एस्किमोज ट्राइब होते हैं, एस्किमोज ट्राइब जो होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, ये यूएसए के ये जो माउंटेन जो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास में जो आइस वाले एरिया होते हैं, जैसे टुंड्रा रीजन ऑफ अलास्का यूएसए कनाडा एंड ग्रीनलैंड। तो अलास्का कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा रीजन में एस्किमोज मिलते हैं जहाँ पे आइस होता है। एस्किमोज 2 टाइप के होते हैं, एक इन्यूट होते हैं जो कनाडा अलास्का ग्रीनलैंड में मिलते हैं, और एक यूपिक होते हैं जो रसिया और अलास्का के केवल क्षेत्र में मिलते हैं। तो अगर आपसे इन्यूट पूछता है, एस्किमोज पूछता है या यूपिक पूछता है, तो ये तीनों ट्राइब कहाँ होते हैं, टुंड्रा रीजन में मिलते हैं, अलास्का कनाडा एंड ग्रीनलैंड के। उसके बाद दोस्तों ओरेंट ट्राइब जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के एक ट्राइब्स होते हैं जो इंडिया में। उसके बाद है लप्पाज। दोस्तों लप्पाज को सामी गोंड भी कहते हैं, ये यूरोप के टुंड्रा रीजन में मिलते हैं। दोस्तों टुंड्रा रीजन बार बार आ रहा है, मैंने आपको बताया था टुंड्रा रीजन वो हिल एरिया होता है जो बर्फ़ से ढका होता है पूरे साल भर, बस थोड़े समय के लिए वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और घास वास उगते हैं छोटे छोटे। तो यूरोप के टुंड्रा तो वही तीनों नॉर्थ यूरोपियन जो कंट्री NSF नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वही होंगे। तो लप्पाज जो है वहीं पे मिलते हैं। गोंड इंडिया में मिलते, लप्पाज या सामी कहाँ पे मिलते हैं, यूरोपियन टुंड्रा मिलते हैं। गोंड ट्राइब इंडिया में मिलते हैं। उसके बाद बुशमैन। दोस्तों बुशमैन ट्राइब जो है वो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कालाहारी डेजर्ट में मिलते हैं, और हमें पता है कि कालाहारी डेजर्ट जो है वो कहाँ फैला हुआ है। तो कालाहारी डेजर्ट नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, NBS कंट्री। ठीक है, तो बुशमैन ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, कालाहारी डेजर्ट में। बुंदू ट्राइब दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं, बुंदू ट्राइब जो हैं ये वेस्टर्न अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, बुंदू ट्राइब वेस्टर्न अफ्रीका में मिलते हैं। कालाहारी डेजर्ट दोस्तों इसको याद करने का जो निमोनिक्स बना सकते हैं हम इसको ऐसे बना सकते हैं NBSA। तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे यहाँ पे मिलते हैं बुशमैन ट्राइब। उसके बाद मसाई ट्राइब दोस्तों ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, कहाँ पे, केन्या में। तो ईस्ट अफ्रीका में जो केन्या है, तंजानिया है, युगांडा है, यहाँ पे यानी UKT वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। युगांडा, केन्या, तनाबा क्या मिलते हैं, मसाई ट्राइब।
ये ईस्ट अफ्रीका लिखा रहा है या सवाना क्षेत्र लिखा रहा है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद है बेडुइन्स ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, तो दोस्तों बेडुइन्स ट्राइब जो है वो सऊदी अरेबिया में मिलते हैं। और इसको याद करने का ट्रिक है, बेड जो होता है रेत का बेड कहाँ पे मिलता है, सऊदी अरेबिया में मिलता है। तो बेडुइन्स ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद है किर्गिज ट्राइब, तो ये सेंट्रल एशिया में मिलता है। एनू ट्राइब या इनू ट्राइब कहाँ पे मिलता है, जापान में मिलता है। उसके बाद सेमंग ट्राइब दोस्तों मलेशिया में मिलता है। बर्बर ट्राइब या बार्बर ट्राइब ये कहाँ पे मिलता है जनरली, बर्बर या बार्बर ट्राइब ये मोरक्को में मिलता है। तो इसको याद करने का एक मैंने ऐसे निमोनिक बनाया था कि बड़बड़ करने से रोको, तो रोको मतलब रोको बड़बड़ करने से। उसके बाद है वेदास ट्राइब श्रीलंका में मिलते हैं। जूलू ट्राइब साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। आपको याद होगा गांधी को जूलू वार मेमोरियल में सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि जूलू ट्राइब कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में है। पापुअन्स न्यू गिनी में मिलेंगे, पापुआ न्यू गिनी आपको पता ही है। उसके बाद सकई ट्राइब कहाँ पे मिलता है दोस्तों, सकई ट्राइब जो है वो मलेशिया में मिलते हैं। और जो मलय पेनिनसुला वहाँ के सारे क्षेत्रों में मिलते हैं। तो मलेशिया और मलय पेनिनसुला के क्षेत्र में सकई मिलते हैं। उसके बाद है ठीक है मलेशिया और इंडोनेशिया या वही मलय पेनिनसुला। उसके बाद हेमाइट्स ट्राइब दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं, ये हार्न ऑफ अफ्रीका में मिलते हैं और वेस्टर्न सहारा में मिलते हैं। और हार्न ऑफ अफ्रीका में आप जानते हो कौन कौन से देश आते हैं, एरिट्रिया जैसा आ गया, तंजानिया आ गया, सोमालिया आ गया, तो ऐसे क्षेत्रों में हेर्मिट्स ट्राइब मिलते हैं। सेमाइट्स ट्राइब दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं, सेमाइट्स ट्राइब जो है ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। नॉर्डिक ट्राइब नॉर्डिक कंट्री यानी स्कैंडिनेवियन में मिलेंगे। एनएसएफ नार्वे स्वीडन और आयरलैंड में। उसके बाद नेग्रीटो ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, नेग्रीटो ट्राइब जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। एल्पाइन ट्राइब दोस्तों कहाँ पे मिलेंगे, एल्पाइन वाले क्षेत्रों में सेंट्रल एशिया एंड सेंट्रल ईस्ट यूरोप में मिलते हैं। रेड इंडियन जो है ये यूएसए में मिलते हैं और यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। एंड माओरी ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, न्यूजीलैंड में। और याद करने का ट्रिक क्या है, माओ जो था आपको पता है कार्ल मार्क्स से संबंधित जो हैं वो लैंड के लिए अधिकार करते हैं, तो न्यूजीलैंड। माया ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, माया ट्राइब दोस्तों गुटेमाला में मिलते हैं। गुटेमाला में क्या मिलते हैं, माया ट्राइब मिलते हैं। उसके बाद माया ट्राइब, उसके बाद फुलनी ट्राइब कहाँ पे है, तो दोस्तों फुलनी ट्राइब जो है वेस्ट अफ्रीका में सायरा लिवान और अल्जीरिया मोरक्को इस साइड में मिलते हैं फुलनी ट्राइब। बंतू ट्राइब दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं, बंतू ट्राइब बोत्सवाना के आसपास यानी ईस्ट सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। नूबा ट्राइब सूडान में मिलते हैं। पूनन ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, बोर्नियो में मिलते हैं। और इसको ट्रिक क्या है, बॉर्न इन पूना। तो पूनन कहाँ पे मिलता है, बोर्नियो में। रूवाला ट्राइब कहाँ पे मिलता है, रूवाला ट्राइब दोस्तों अरब के डेजर्ट में मिलते हैं। कोरियक ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, कोरियक ट्राइब दोस्तों रसिया और यूक्रेन में मिलते हैं। नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिलोंग टू कहाँ पे दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के जो एक्चुअल नेटिव हैं वो मंगोलाइड रेशियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, मंगोलाइड रेशियल ग्रुप यानी जो मंगोलिया के आसपास नाम से रिलेटेड करता है। उसके बाद यहाँ पे एथनिक ग्रुप दिया और कंट्री पूछा है, तो हमें ज्यूस तो पता है इजराइल में है। उसके बाद लर जो है दोस्तों, लर जो है वो कहाँ पे, ईरान में है। बेजा जो है एजिप्ट में है। टेडा जो है वो लीबिया में है। तो ये है, ये यूबीपीएससी में आ भी चुका है। उसको द मीन्स इन पोलर एरिया एंड फंक्शन। तो दोस्तों जो पोलर एरिया है उसमें कयाक जो होते हैं, कयाक मतलब क्या होता है, कयाक क्या होते हैं, नैरो हंटिंग बोट बनाए जाते हैं ट्राइब के द्वारा कयाक। इसको आप कयाल, केरला के कयाल से रिलेट कर सकते हो, कयाल में जो नैरो बोट की खेल होता है। उसके बाद इन्यूट जो होते हैं, इन्यूट क्या होते हैं दोस्तों, स्नो से बने जो बर्फ़ होते हैं ना पोलर एरिया में, उसको इन्यूट कहा जाता है। उसके बाद उमियाक क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो बोट बनाए जाते हैं उनको उमियाक कहते हैं। स्लेज जो होता है वो क्या होता है, डॉग पुल्ड व्हीकल होते हैं, जो डॉग से खींचे जाते हैं वैसे वाले व्हीकल होते हैं। तो ये कुछ थे हमारे वर्ड के ट्राइब थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ की हमने निमोनिक्स भी देखे साथ में याद करने के।
उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर लैंग्वेज के बारे में। तो एस्पेरेंटो दोस्तों क्या था, एस्पेरेंटो एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर लैंग्वेज बनाया गया था जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज को के नीड को सर्व करना, यानी इसमें सारे वर्ड की लैंग्वेज के लेटर इंक्लूड होंगे, सारी लैंग्वेज की ध्वनियाँ इंक्लूड होंगी। उसके बाद लैंग्वेज स्पोकन बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन वर्ल्ड। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, फिर चाइना की मंडेरियन बोली जाती है, फिर तीसरे नंबर पे हिंदी आता है, चौथे पे स्पेनिश आता है। बस चार ही अगर हमें याद हैं तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, फिर मंडेरियन, फिर हिंदी और फिर स्पेनिश। दोस्तों स्पेनिश जो है वो स्पेन तो एक छोटा सा देश है, लेकिन स्पेन ने जिसको कॉलोनी बनाई थी साउथ अमेरिका में, क्यूबा, चिली, कोलंबिया, इन सब में भी स्पेनिश ही बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों सिंगापुर की एक तमिल जो है वो मेजर लैंग्वेज है। उसके बाद लैंग्वेज दिया, कंट्री दिया है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों दानिश तो हमें जानते हैं, डेनमार्क को दानिश का लैंग्वेज होता है, डच मतलब नीदरलैंड होता है, मंडेरियन चाइना होता है, भाषा जो होता है कहाँ से होता है, भाषा जो होता है वो इंडोनेशिया में होता है। उसके बाद ये भी एक यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान हैज़ ग्रेटर रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी देन बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश में ज़्यादातर बंगाली और मुस्लिम हिंदू दो ही लोग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है कई टाइप के रेशियल एंड एथनिक ग्रुप आते हैं। आप देखते हो अफगानिस्तान के बॉर्डर में कितने सारे रेशियल एथनिक ग्रुप एक्टिव रहते हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान हैज़ ग्रेटर रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी देन बांग्लादेश। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या करा कि इंग्लिश एंड उर्दू बोथ आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान ने इंग्लिश को और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है, लेकिन पंजाबी को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया है, जबकि पंजाबी जो है वो ज़्यादा बोली जाती है। आपको पता होगा पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी, तो पंजाबी इज मोस्ट वाइडली स्पोकन बट नॉट इन ऑफिशियल लैंग्वेज इन पाकिस्तान। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद अब यहाँ से दोस्तों हमारी जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है वो स्टार्ट होती है। इकोनॉमिक जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, जब हम जियोग्राफी की स्टडी जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट आदि चीज़ों, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आदि चीज़ों से देखने लगते हैं, तो ऐसी जियोग्राफी इकोनॉमिक जियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक जियोग्राफी में ज़्यादातर आपको क्या मिलता है, देखो इकोनॉमिक जियोग्राफी में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली प्रोड्यूसर से आते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसर कौन है, या फिर रिजर्व आता है। दोस्तों प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट में कौन सा राज्य या कौन सा देश किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे कोयला हो गया, गेहूं, चावल हो गया, किसी भी चीज़ का वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और रिजर्व का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट में किस देश के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व उसका खोजा गया है, अभी सब उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पास भंडार है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें देते हैं। तो ज़्यादातर इसमें हर क्रॉप का, अगर एग्रीकल्चर वाला अभी देखेंगे आज हम, तो एग्रीकल्चर का सारा देख सकते हैं। इसी तरीके से सारे मिनरल्स का भी अपना होता है। तो दोस्तों लीडिंग, और मैं आपको बता दूं ये जो डेटा है ये 2023 का लेटेस्ट डेटा, अभी जब आने वाले एग्ज़ाम में एक बार देख सकते हैं, लेकिन अभी जो करंट में यही डेटा है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन वर्ल्ड, दोस्तों चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल, उसमें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन है, उसमें दोनों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। तो दोस्तों चाहे व्हीट हो चाहे राइस हो, उनका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है, वो चाइना है। तो अगर हम टॉप 3 प्रोड्यूसर देखिए व्हीट का, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, WHEAT होगा। तो व्हीट का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे रसिया है, चौथे पे USA है। तो चाइना, इंडिया, रसिया, USA। तो आप देख रहे होगे कि इंडिया दूसरे पे। और अगर हम राइस को देखें तो भी वही ऑर्डर है, टॉप 2 में चाइना राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, फिर इंडिया है, तीसरे पे इंडोनेशिया आता है। उसके बाद लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन, दोस्तों राइस का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, लेकिन राइस के अंडर मतलब कितने क्षेत्रों में जो राइस की खेती की जाती है, अगर एरिया वाइज देखें तो लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इंडिया का ही है।
दोस्तों इंडिया में जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसका कारण क्या है कि इंडिया में जो है सर्टिफाइड सीड नहीं उपयोग होता है, एग्रीकल्चर की फैसिलिटी नहीं है, मानसून पे खेती होती है और कई टाइप के डिजीज होती हैं। तो इसी और छोटे छोटे लैंड होल्डिंग है, तो इसीलिए लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन किसके पास है? इंडिया के पास है। तो ये अच्छी बात नहीं, ये बुरी बात है। उसके बाद लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। तो दोस्तों इंडिया जो है राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडिया में यद्यपि राइस एक स्टेपल फूड है, लेकिन राइस का इतनी ज़्यादा पैदावार होती है कि एक्सपोर्ट भी इंडिया सबसे ज़्यादा करता है। चाइना में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन खपत भी सबसे ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। और अगर पूरे वर्ल्ड में हम राइस की प्रोडक्टिविटी वाइज देखें तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस कहाँ पे है दोस्तों? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस इज मोस्ट पॉपुलर इन, कहाँ पे है दोस्तों? दोस्तों जो हाइब्रिड राइस होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाई होता है, उसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पॉपुलर है? चाइना में है। तो कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस इज मोस्ट पॉपुलर इन चाइना। चाइना के 50% से ज़्यादा एरिया में हाइब्रिड राइस ही बोई जाती है। उसके बाद राइस जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों हमारा जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका हेड क्वार्टर जो है फिलीपींस के लाओस बानोज में है, तो वहाँ पे राइस जीन बैंक बनाया गया है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाना चाहिए। एक तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर जो है फिलीपींस के लॉस बानोज में है, और यहीं पे राइस जीन बैंक है। उसके बाद अगर हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्री देखें इन टर्म ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ राइस, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर तो अभी हमने पढ़ा इंडिया है, दूसरे पे थाईलैंड है, तीसरे पे वियतनाम है, चौथे पे पाकिस्तान, पाँचवें पे यूएसए। तो आप टॉप ही याद रखो, टॉप 2 ही याद रखो तो भी ठीक है कि टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्री इन क्वांटिटी में भी और वैल्यू में भी, यानी चावल बेच के कितना डॉलर कमाई होता है, उसमें इंडिया है नंबर 1 पे। इंडिया का बासमती राइस आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा मार्केट है उसका। उसके बाद है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो दोस्तों शुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कोई ट्रॉपिकल कंट्री ही हो सकता है, और यह है ब्राज़ील, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ब्राज़ील है। इंडिया जो है शुगर केन के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे आता है, थाईलैंड तीसरे पे। तो आपको टॉप 2 याद रखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन है? ब्राज़ील, और दूसरा इंडिया। और अगर हम इंडिया के अंतर्गत देखें, जो कि हमने इंडिया में देखा था, तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बीट। दोस्तों जो बीट होता है, बीट से भी शुगर बनाया जाता है। ये जनरली टेम्परेट क्षेत्रों में के लिए होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो शुगर केन है यह एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। तो टेम्परेट क्रॉप क्या होता है? शुगर बीट होता है। तो शुगर बीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है दोस्तों? रसिया एंड यूएसए है। तो 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बीट, रसिया एंड यूएसए। आप याद कैसे रख सकते हो? बीट में रस होता है, रस से रसिया। उसके बाद यूक्रेन। दोस्तों जो है यूक्रेन एक ऐसा देश है जो केवल शुगर बीट से ही शुगर का प्रोडक्शन करता है। तो यूक्रेन प्रोड्यूसेस शुगर फ्रॉम शुगर बीट्स ओनली। उसके बाद है लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया में कौन सी है? दोस्तों इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन का पैदावार चाइना में होता है। आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि सिल्क के प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर 1 पे है, कॉटन के प्रोडक्शन में भी इंडिया चाइना नंबर 1 पे है। और कॉटन का मतलब यहाँ पे कॉटन सीड, जिससे कॉटन बनता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सीड से कॉटन बनता है। तो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना पे है, दूसरे पे इंडिया है, ठीक है, तीसरे पे यूएसए है। तो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना, इंडिया एंड यूएसए। इंडिया दोस्तों जो है ये अगर लार्जेस्ट कॉटन लिंट पूछता है, जो वो कॉटन को लपेटा होता है, उसकी प्रोडक्शन में नंबर 1 आता है, लेकिन कॉटन या कॉटन सीड के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे, दूसरे पे इंडिया है। तो टॉप 2 हमें याद रखना चाहिए कि चाइना, इंडिया एंड यूएसए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट की जो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्रॉप है वो यही है कि हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। दोस्तों अगर अभी हमने देखा था कि
पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ राइस में भी ऑस्ट्रेलिया आगे था। उसी प्रकार कॉटन का अगर हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देखें तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। तो पर एकड़ याइल्ड के मामले में हाईएस्ट पर कौन सा है, यानी हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, तुर्की एंड चाइना। उसके बाद दोस्तों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कैस्टर ऑयल सीड। तो दोस्तों कैस्टर ऑयल सीड के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे आता है। और उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली में ये जो होता है एज अ वेस्ट माना जाता है कई सारे कंट्री में, ठीक है। तो इंडिया जो है यहाँ पे इससे भी थोड़ा बहुत मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन करता है। तो कैस्टर ऑयल सीड का मतलब होता है रेड़ी। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कैस्टर ऑयल सीड कौन है, इंडिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, दोस्तों केले के प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर 1 पे, चाइना दूसरे पे है। मैं कहता हूँ देखो अभी जनरली क्या होता है एग्ज़ाम में टॉप 3 आ जाता है, टॉप 4 आ जाता है, लेकिन इतना सारा डेटा एग्ज़ाम के समय याद नहीं रहता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि टॉप तो एटलीस्ट याद हो और हो सके तो टॉप 2 याद हो। क्यों? क्योंकि तब हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको कई जगह आपको मिलेगा डेटा 5-5, 6-6 लिख दे रहा है, टॉप, एबव से टॉप, बिलो से टॉप। वो सब देखो ठीक है, बस सोकास है। केवल एग्ज़ाम में हम जब सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं ना तो वो सारी चीज़ें याद माइंड के रिटेन नहीं रह पाती हैं, ठीक है। तो हम उतना पढ़ें जितने से हमारा काम चल जाए एटलीस्ट इस चीज़ में। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इंडिया है। उसके बाद दोस्तों कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट कौन सा है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट जो है वो इंडिया है, फिर फिलीपींस है, फिर इंडोनेशिया। दोस्तों ये डेटा शायद बदल गया है, इस समय जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का वो इंडोनेशिया हो गया। इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले इस डेटा को। तो जब हमारा वो मैगजीन आएगी जो ईयरली कंपाइलेशन होता है उसमें भी दिया रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो वहाँ से देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक पूरा याद है मैंने कहीं पे न्यूज़ में पढ़ा था कि इंडोनेशिया जो है अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया कोकोनट का, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है दोस्तों पूरे जो टोटल फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया सेकंड पे आता है, चाइना नंबर 1 पे आता है। तो टोटल फ्रूट्स के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे, इंडिया दूसरे पे है, ब्राज़ील तीसरे पे है। मैं आपको बता दूं कि जो टोटल वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है उसमें भी इंडिया सेकंड नंबर पे आता है चाइना के बाद। उसके बाद है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। दोस्तों टोबैको का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना है, ब्राज़ील दूसरे पे है, इंडिया तीसरे स्थान पे है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको कौन है, चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर इंडिया है। इसके बाद अगर हम ज्वार का प्रोडक्शन देखिए दोस्तों जो कि एक मिलेट है तो उसमें यूएसए नंबर 1 पे है। सिल्क के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया दूसरे पे है। सोयाबीन का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो चाइना जो है नंबर 1 पे है, यूएसए दूसरे पे है एंड ब्राज़ील तीसरे पे है, ठीक है। सोयाबीन इंडिया जो है 5th नंबर पे आता है, तो चाइना नंबर 1 पे है। हु एक्सपोर्ट द हाईएस्ट परसेंट ऑफ इट्स शुगर प्रोडक्शन। दोस्तों मॉरिशस एक ट्रॉपिकल कंट्री है जिसकी जो इकोनॉमी केवल 2 चीज़ों पर ही निर्भर करती है, एक तो शुगर के एक्सपोर्ट पे और दूसरा क्या होता है, टूरिज़्म पे। तो अपने जितना भी शुगर का प्रोडक्शन होता है उसका हाईएस्ट परसेंटेज जो एक्सपोर्ट करता है कौन करता है, मॉरिशस करता है। हमने देखा था शुगर के प्रोडक्शन में, लेकिन सबसे आगे कौन है, ब्राज़ील है। तो हु एक्सपोर्ट द हाईएस्ट परसेंट ऑफ इट शुगर प्रोडक्शन, मॉरिशस। इकोनॉमी मेनली डेवलप्ड आर शुगर एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म। उसके बाद है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। दोस्तों नेचुरल रबर जो होता है हमें पता है कि उसका एक ट्री होता है और पेड़ के जो स्टेम तना होता है वहाँ पे थोड़ा सा कट करके एक झिल्ली लगा दी जाती है और सफ़ेद कलर का लिक्विड भर लिया जाता है और वही होता है हमारा नेचुरल रबर। उसी को फिर अलग अलग मटेरियल से मिला के उसको हार्ड कर दिया जाता है। तो नेचुरल रबर इसका प्लांटेशन होता है, मतलब कई प्लांट लगता है और यह एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ही हो सकता है, यानी जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हाई रेनफॉल होता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर कौन है, थाईलैंड है, फिर इंडोनेशिया है, फिर वियतनाम है, फिर इंडिया है। तो हम इसको याद ऐसे रख सकते हो कि टी से टायर होता है, टायर रबर से बनता है एंड थाईलैंड में भी टी है।
तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर थाईलैंड है, दूसरे पे इंडोनेशिया, इंडिया 4th पे आता है। थाईलैंड जो है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 जो है नेचुरल रबर का प्रोडक्शन करता है जितना भी वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है। यानी अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लीटर नेचुरल रबर लिक्विड के फॉर्म में पैदा होता है तो उसका 1/3 केवल थाईलैंड से होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। उसके बाद लार्जेस्ट रबर का कल्टीवेशन भी थाईलैंड में होता है, एरिया वाइज भी पूछ रहा है तो भी थाईलैंड ही है। उसके बाद है कॉफ़ी कल्टीवेशन इन श्रीलंका वाज अबांडेंट, क्यों? तो दोस्तों श्रीलंका में कॉफ़ी का कल्टीवेशन जो है वो छोड़ दिया गया था क्योंकि वहाँ पे एक डिजीज़ फैल गया था, लीफ रस्ट, जो पूरे खेत को खा डालता था। तो इसीलिए श्रीलंका में कॉफ़ी का कल्टीवेशन जो है वो छोड़ दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल प्राइमरी एक्सपोर्ट और कंट्री। तो दोस्तों पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट में चैड आगे है। चाड एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि एक लैंडलॉक कंट्री, हमने कुछ लेक्चर पहले ही देखा था। उसके बाद यूरेनियम में दोस्तों यूरेनियम का जो मेजर एक्सपोर्ट है वो नाइजर है। कॉफ़ी में अगर हम देखें तो कॉफ़ी का जो मेजर एक्सपोर्ट रवांडा है और कॉटन का जो मेजर एक्सपोर्टर है वो बेनिन कंट्री है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर कंट्रीज हैं। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी की पूरी प्लांट लंबे लंबे खेतों में लगती है। तो जो लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन खेत होते हैं ब्राज़ील में उसको फेजेंडाज कहते हैं और ये मोस्टली साउथ ईस्ट ब्राज़ील में होते हैं। तो साउथ ईस्ट ब्राज़ील में कॉफ़ी की लंबे लंबे प्लांटेशन के खेतों को क्या कहा जाता है? फेजेंडाज कहा जाता है। अगर हम टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसर देखें तो BVC हैं, यानी ब्राज़ील, वियतनाम एंड कोलंबिया, ये टॉप 3 कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री हैं। इंडिया जो है 8th नंबर पे आता है। तो आप याद कैसे रख सकते हो कि ब्रू की कॉफ़ी आती है, ब्रू से ब्राज़ील याद रख सकते हो। तो टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसर ब्राज़ील, वियतनाम एंड कोलंबिया है। वियतनाम दोस्तों जो है कॉफ़ी का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है कॉफ़ी का, लार्जेस्ट तो ब्राज़ील ही है, ठीक है। तो इंडोनेशिया 4th पे आता है। तो टॉप 3 याद रखना है, BVC, ब्राज़ील, वियतनाम एंड कोलंबिया। उसके बाद दोस्तों कॉफ़ी की एक वैरायटी होती है रोबस्टा कॉफ़ी। तो रोबस्टा वैरायटी ऑफ कॉफ़ी का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इथियोपिया एंड युगांडा में हुआ था। उसके बाद अगर हम टी में देखें तो टी का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो टी के प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे पे केन्या है। लेकिन आगे वाले जो 2 कंट्री है यहाँ पे टी का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर हम एक्सपोर्ट वाइज देखें तो केन्या नंबर 1 पे आता है, ठीक है, चाइना दूसरे पे आता है, इंडिया 4th पे आता है। तो टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन कौन है? चाइना, इंडिया एंड केन्या। लेकिन अगर टॉप एक्सपोर्टर देखें तो केन्या, तो केन्या में कोई नहीं पीता कॉफ़ी, सब एक्सपोर्ट करते हैं। तो केन्या, चाइना, श्रीलंका और इंडिया है। उसके बाद है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन क्वांटिटी। तो दोस्तों अगर क्वांटिटी वाइज देखें यानी किलो वाइज देखें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टी का कौन है? वो केन्या है। लेकिन अगर वैल्यू वाइज देखें मतलब कि कितने डॉलर का कॉफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है तो चाइना नंबर 1 पे आएगा। तो और अगर क्वांटिटी और वैल्यू दोनों मेंशन नहीं है तो केन्या ही आप टिक करोगे ऑप्शन में, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो अगर हम क्वान्टिटी वाइज देखें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी केन्या है और अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो चाइना है। उसके बाद कुछ क्रॉप्स दिए हैं और उनका प्रोडक्शन जोन दिया है दोस्तों। जैसे जो कॉफ़ी है ये ब्राज़ील के साओ पाउलो में से एक्सपोर्ट मतलब में प्रोड्यूस की जाती है। तो साओ पाउलो ऑफ ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। दोस्तों गंगा रिवर का जो डेल्टा का बेसिन है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, वहाँ पे जूट होता है, ये तो हमें पता है। राइस जो है वो चाइना के यांगत्ज़ी रिवर के प्लेन में होता है। एंड वीट जो है दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के प्रेरीज ग्रासलैंड में भी होता है और चाइना के हुआंगे बेसिन में भी होता है। तो ये हैं कुछ क्रॉप और उनके प्रोडक्शन जोन। उसके बाद है हमारा टी जो है दोस्तों, टी के लिए जो है वो श्रीलंका का कैंडी बेसिन काफ़ी फेमस है। तो कैंडी बेसिन किस चीज़ के लिए फेमस है? टी का। और ये है कहाँ पे? ये दोस्तों श्रीलंका में है। उसके बाद कोकोआ के लिए कौन फेमस है जिससे चॉकलेट बनता है? तो ये घाना फेमस है वेस्ट अफ्रीका का। कॉफ़ी के लिए दोस्तों
आइवोरी कोस्ट फेमस, आइवरी कोस्ट या कोटे द आइवरी फेमस है। टी के लिए दोस्तों केन्या फेमस है, अभी हमने देखा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। शुगर केन के लिए साउथ अफ्रीका फेमस है। एंड रबड़ के लिए जो है वो थाईलैंड एंड मलेशिया फेमस है। ठीक है, दोनों हैं। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, देखो अभी हमने देखा था कि रबड़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होता है, लेकिन अब अगर ऑप्शन में जो दिया है कंट्री उसके हिसाब से टिक होता है। उसके बाद यूएसए का कौन सा स्टेट है जो कॉफ़ी ग्रो करता है? तो दोस्तों यूएसए का जो हवाई स्टेट है, जो अपने हवाई जो है वॉल्केनो में ही पड़ते हैं, उसी वहीं पे ही जो है कॉफ़ी ग्रो होता है। तो यूएसए स्टेट ग्रोइंग कॉफ़ी हवाई होता है, और हवाईयन कॉफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है वर्ल्ड में। उसके बाद विच फ्रूट इज़ नॉट ट्रॉपिकल? तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें वॉलनट, कोकोनट, कैशूनट एंड एप्पल, तो हमें पता है एप्पल जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ऐसे क्षेत्रों में बोया जाता है, नहीं टेम्परेट क्षेत्रों में बोया जाता है। तो ये जो है ये ट्रॉपिकल नहीं है, बाकी के तीनों जो हैं वो ट्रॉपिकल हैं। आपको पता है कैशूनट साउथ में, कोकोनट साउथ में, वॉलनट साउथ में मिलता है, जो कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद है लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इज अप्लाइड ऑन स्मॉल साइज होल्डिंग। कब उस टाइप के एग्रीकल्चर को आप क्या कहोगे जहाँ पर खेत छोटा है लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर जो है वो अप्लाई हो रहे हैं? तो ऐसे एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल हार्टिकल्चर कहते हैं। दोस्तों हार्टिकल्चर जो होता है उसमें लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए एक छोटे से क्षेत्र में ही बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर काम करते हैं। अब देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर वो घर के होते हैं तो उनको कोई वेतन नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर एक छोटे से एरिया में कई लेबर लगे हैं और उनको वेतन देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है वो कोई कॉमर्शियल टाइप का ही होगा, और हार्टिकल्चर में लेबर लगता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल हार्टिकल्चर। उसके बाद क्रॉप दिया है और रीजन दिया है, जैसे रबड़ दोस्तों मलेशिया में है, कॉफ़ी जो है कोलंबिया में है, BVC। ऑलिव दोस्तों करौदा साइट्रस होता है, साइट्रस हमें पता है कि मेडिटेरियन कंट्री में मिलता है, यानी इटली में मिलेगा। शुगर केन मॉरिशस में मिलेगा, जो अपने हाईएस्ट परसेंटेज एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद है कमोडिटी एंड लीडिंग प्रोड्यूसर। तो दोस्तों आयरन ओर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, आगे आएगा मिनरल में। मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। पेट्रोलियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं लीडिंग प्रोड्यूसर है, दोनों में फ़र्क समझना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम का लीडिंग प्रोड्यूसर तो सऊदी अरेबिया ही होगा। और नेचुरल रबर जो है वो थाईलैंड, टायर से याद रखना हमें। उसके बाद है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रून इन वर्ल्ड। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सेफ्रून यानी केसर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ईरान में होता है, 85% पूरे वर्ल्ड का ईरान से ही आता है। उसके बाद दोस्तों अगर पर काऊ मिल्क की प्रोडक्शन देखें तो एक काऊ सबसे ज़्यादा दूध किस देश में देता है? तो डेनमार्क में देता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काऊ डेनमार्क में है, और इसको याद रख सकते हो, डी से डेनमार्क, डी से डेयरी दूध। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे मोस्टली ट्रॉपिकल प्लांटेशन आर लोकेटेड ऑन हाईलैंड। तो ये बिल्कुल सही है, जितने भी ट्रॉपिकल प्लांटेशन होते हैं कॉफ़ी, टी, रबड़, ये हाईलैंड यानी पर्वतों पे होते, पर्वतों की ढलान पे होते हैं, क्योंकि वाटर स्टेगनेंट इनकी जड़ों में होगा तो ये सड़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ट्रॉपिकल प्लांटेशन लाइक कॉफ़ी, टी, रबड़, पाम इट्स आर फाउंड इन बंचेज अलॉन्ग द सी कोस्ट। जो ट्रॉपिकल प्लांटेशन है वो सी कोस्ट के किनारे मिलते हैं, ये भी सही है। उसके बाद है फेवरेबल फिजिकल कंडीशन फॉर रबर प्लांटेशन अमेजन बेसिन में है, बट वहाँ पे वर्कर की कमी है। तो दोस्तों रबड़ प्लांटेशन जो है, रबड़ एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जिसको सनलाइट और रेनफॉल चाहिए होता है। हमें पता है कि अमेजन बेसिन इक्वाटोरियल क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी सनलाइट बेसिन होता है, तो वहाँ पे भी अच्छा फैसिलिटी है रबड़ ग्रो करने की, लेकिन ग्रो इसलिए नहीं किया जाता कि वहाँ पे उतनी लेबर नहीं, उतने लेबर और चीप लेबर अवेलेबल नहीं है जितने कि साउथ ईस्ट एशिया में है। उसके बाद है विच आर प्लांटेशन क्रॉप्स। तो दोस्तों प्लांटेशन क्रॉप मतलब जिनके प्लांट पौधे लगते हैं, तो कॉफ़ी का पौधा लगता है, रबड़ का पौधा लगता है, कोकोनट का ट्री लगता है, टी का पेड़ लगता है, पाम का पेड़ लगता है, कोकोआ का पेड़ लगता है, कैशूनट का लगता है। तो ये सारे क्या हो गए? प्लांटेशन क्रॉप हो गए। आपको याद रखना है ज़्यादातर कॉफ़ी, रबड़ एंड कोकोनट। उसके बाद दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जगह एग्रीकल्चर ऐसे होता है कि
2 रो जो है वो पेड़ की लगा देंगे और बीच में कोई क्रॉप लगा देंगे। तो ऐसी क्रॉपिंग को एले क्रॉपिंग कहते हैं, जहाँ पे जो क्रॉप्स होता है वो बिटवीन द रो ऑफ ट्रीज ग्रो किया जाता है। तो दोनों साइड में ट्री की लाइन लगेगी और बीच में क्रॉप बो दिया जाएगा, इसको एले क्रॉपिंग कहते हैं। मोनोकल्चर दोस्तों कहाँ का डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है? तो मोनोकल्चर जो है वो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में मोनोकल्चर होता है। दोस्तों मोनोकल्चर का मतलब क्या? एक लंबे एरिया में एक ही टाइप के क्रॉप को उगाना। तो आपको पता है कि अगर गेहूं बोल रहे हैं तो प्रेरी में पूरा गेहूं ही बोया जा रहा है, तो एक पूरे जहाँ तक देखो गेहूं गेहूं दिख रहा है। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में ही मोनोकल्चर होता है, मतलब एक ही क्रॉप होते हैं। बाकी जो जिनके पास छोटे लैंड है उनको सब्जी भी उगाना है, चावल भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए, मोटा अनाज भी चाहिए, तो वहाँ पे मोनोकल्चर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में ही मोनोकल्चर होता है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और कह रहा है कि नॉट अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो दोस्तों झूमिंग, मिल्पा, फैंग एंड फेजेंडा। फेजेंडा अभी हमने पढ़ा था कि लार्ज कॉफ़ी ट्रैक्ट जो है ब्राज़ील में, उनको फेजेंडा कहा जाता है। बाकी फैंग जो है, मिल्पा जो है वो सेंट्रल अमेरिका, गुटेमाला जैसे क्षेत्रों में, फैंग जो है अफ्रीका में, और झूमिंग जो है वो इंडिया में। ये क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि तोंगिया एग्रीकल्चर कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? तो दोस्तों तोंगिया एग्रीकल्चर जो है ये म्यांमार में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तोंगिया एग्रीकल्चर एक म्यांमार में प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरा जो तबीयत है थोड़ा सही नहीं था, पर आज से अब क्लास कंटिन्यू हुई है, तो अब आगे भी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा सा 2-3 दिन गैप हो गया तबीयत की वजह से, और फिर मैं बीच में 1-2 दिन पहले चला भी गया था, पर आगे जो भी क्लास है वो अब कंटिन्यू रहेगी। तो आप प्लीज़ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।